हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वन मोर क्वेश्चन इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जो क्वेश्चन 6 है, उस 6 में आपको डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को पता चले कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस किस तरीके से करना है। ठीक है, क्या है देखिए। EBIT दिया हुआ है 4 लाख। द फर्म करंटली हैज आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑफ 15 लाख। करंट कंपनी के पास डेब्ट है 15 लाख का। एवरेज कॉस्ट ऑफ 10%। तो जितना भी डेब्ट कंपनी के पास है, उन सभी डेब्ट का एवरेज कॉस्ट कितना निकल के आता है? 10%। इक्विटी भी है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 16%। डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ द फर्म। अभी आपको करंट वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग ट्रेडिशनल वैल्यू अप्रोच। ठीक है, एंड फाइंड करना है ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करना है। इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपको फाइंड करना है, KO फाइंड करना है। एंड फिर लास्ट में, द फर्म इज कंसिडरिंग टू इश्यू कैपिटल ऑफ 5 लाख इन ऑर्डर टू रिडीम 5 लाख डेब्ट। अब फिर क्या बोल रहे हैं पॉइंट सी के अंदर कि भाई कंपनी को अपना डेब्ट कम कर देना है। कंपनी अपना डेब्ट कम करना चाहती है। 15 लाख डेब्ट जो था वो 5 लाख तक करना चाहती है। और ये जो डेफिशिएंसी अराइज होगी, 5 लाख रुपए जो डेब्ट में से रिडीम करेंगे तो 5 लाख रुपए इक्विटी इश्यू कर लेंगे। तो ऐसे केसेस में डेब्ट का जो कॉस्ट है ना, जो कितने परसेंटेज था? 10%, वो अनअफेक्टेड रहेगा। However, the firm's cost of equity capital is to be reduced to 14%। लेकिन इक्विटी का जो कॉस्ट था, जो 16% था, वो 14% हो जाएगा। वुड यू रिकमेंड द प्रपोज्ड एक्शन? कि आपको बताना है कि क्या कंपनी को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जहां पे भी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO कम हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास दो केस है। दो केस कौन कौन से? कि 15 लाख डेप्ट है उनके पास। 15 लाख डेप्ट है, तो किस तरीके से KO आएगा। और अगर वो 10 लाख डेप्ट कर देंगे, यानी 5 लाख का डेप्ट का रिडम्पशन करेंगे, तो KO किस तरीके से आएगा? तो आपके पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन। चलिए, पहले हम देखते हैं कि 15 लाख डेप्ट में किस तरीके से होगा। बताओ, ये जो सिचुएशन 1 था, ए था, सिचुएशन ए। क्या आपको EBIT दिया हुआ है? यस, इट इज गिवन। आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 4 लाख। इसमें से हम क्या पे कर देंगे? हम पे कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे कर देंगे एंड 4 लाख, द अमाउंट ऑफ 4 लाख EBIT रिमेन्स सेम इन बोथ द केसेस। इंटरेस्ट इज 10%, 10% इंटरेस्ट पे करना है। तो इस वाले केसेस में 15 लाख डेब्ट था, तो 10% कितना हो जाएगा? 1,50,000। ठीक है, और यहाँ 10 लाख डेब्ट था, तो उसके 10% कितने हो जाएंगे? 1 लाख। तो यहाँ पे EBIT के बाद रिटर्न टू इक्विटी शोल्डर्स, है ना, ये रिटर्न टू इक्विटी शोल्डर्स कितना मिलेगा? यहाँ पे 2,50,000 मिलने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लाख आने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं ये लिखा गया 2,50,000 और ये 3 लाख आंसर के साथ ही है। अब क्या करना है हमको? हमको जानना है वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या जानना है? वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ द फर्म भी जानना है हमको। वैल्यू ऑफ फर्म ही आपको जानना होगा, बट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेब्ट को प्लस करो तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकल के आ जाता है। एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे मिलता है? जो रिटर्न अवेलेबल है इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, उसको डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म, जैसे मैंने बताया, जो रिटर्न अवेलेबल है इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, तो कितना रिटर्न अवेलेबल है? 2,50,000, यही तो अवेलेबल था। इसको डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, यानी इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो बोल दिया था यहाँ पे 16%। पहले वाले केस में 16%। 16%, है ना, 16% यानी 0.16। का तो 0.16 लिखो, का तो 16% का बटन दबाना, परसेंटेज ऐसा दबाना बटन वाला। तो ये निकल के आ जाएगा 15,62,500।
और यहाँ पे क्योंकि आपने डेप्ट यहाँ पे रिडीम कर दिया था, तो यहाँ पे बोला था कि वो रिड्यूस्ड होके हो जाएगा 14%। तो 14%, तो परसेंटेज का बटन क्लिक करना, या तो का तो 0.14 कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 21,42,857। देख सकते हैं क्या? तो ये आ गया वैल्यू ऑफ द फर्म, सॉरी वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ गया ये रहा। अब वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस कर देंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेप्ट, ये प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म। यहाँ पे डेप्ट कितना था, यहाँ पे 15 लाख था, यहाँ पे डेप्ट 10 लाख, ऐड किया जाए, ये हो जाएगा 30,62,500, और ये हो जाएगा 31,42,857। ये आ गया आपका टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। अभी आपको जानना है कि ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा। ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट कैसे मिलता है, आपका जो ईबीआईटी था उसको डिवाइड कर देना है वैल्यू ऑफ फर्म से। बताओ ईबीआईटी कितना था, यहाँ पे 4 लाख था ईबीआईटी, वैल्यू ऑफ द फर्म कितना निकल के आया, 30,62,500। इसका मतलब ये हो जाएगा इंटू 100 कर देने का सर, क्योंकि हमको परसेंटेज चाहिए, तो इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13.06%। इन द सेम वे यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.73%। कैसा आया, अगेन सेम, 4 लाख ईबीआईटी तो सेम ही था, यहाँ पे था 31,42,857 इंटू 100। सो कंक्लूड क्या करते हैं हम, क्या कंक्लूड करने जा रहे हैं, कंक्लूड ये करने जा रहे हैं कि अगर आपका 15 लाख डेप्ट है, 15 लाख डेप्ट से अगर आप 10 लाख डेप्ट करते हो, तो डेप्ट को कम करने से, है ना, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जा रहा है 12.73। तो हम कंक्लूड ये करते हैं कि भाई फर्म को ऐसा करना चाहिए, यस कम, फर्म शुड डू दिस, शुड गो फॉर दिस ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से अच्छा वाला सम था, क्योंकि डिसीजन मेकिंग सम है, तो ये इस ऐसे सम के आने के चांसेस ज्यादा है।